गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कोडेड। तो आज से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़। अब इस सीरीज़ में हम आगे देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और क्या क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोचेज़ है। अब ये जो वीडियो है वो पूरी सीरीज़ जो है ये इसको कवर करने वाली है। हम पूरे सीरीज़ में देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों और कहाँ हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं, और क्या क्या इसकी अप्रोचेस होती है। साथ ही साथ हम उन सारी प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आती है। अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ऐसे वर्ड्स में तो यहाँ पे समझेंगे नहीं, क्योंकि वर्ड्स में समझेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन से डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझेंगे, हम प्रॉब्लम से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और इसी वजह से जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वो है हमारा nth फिबोनाची नंबर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा है कि हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है। देन गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द nth फिबोनाची नंबर। सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज, रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 189 + 7। अब जिनको फिबोनाची नंबर नहीं पता है तो मैं बता दूं, फिबोनाची नंबर कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी नंबर सीरीज होती है कुछ इस तरीके से। जीरोथ टर्म होती है और फर्स्ट टर्म होती है, ये तो हमें ऑलरेडी नोन होती है। जो जीरोथ टर्म और फर्स्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी नोन होती है। और बाकी टर्म्स को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो टर्म 2 है, टर्म 2 कैसे बनी है हमारी, टर्म 0 और टर्म 1 के एडिशन से। अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो देखो, टर्म 0 क्या है हमारे पास में, 0 है, और टर्म 1 क्या है हमारे पास में, 1 है। तो ये क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखो टर्म 2 हमारे पास में यहाँ पे आ गई। अगर मैं ये बात करूँ टर्म नंबर 3 की, तो देखो टर्म नंबर 3 किससे मिलके बनी होगी, टर्म नंबर 1 के एडिशन से और टर्म नंबर 2 के एडिशन से। टर्म नंबर 1 क्या है हमारे पास में, 1 है, और टर्म नंबर 2 क्या है हमारे पास में, 1 है। तो टर्म नंबर 3 हमारे पास में 2 आ गई है। इसी तरीके से टर्म 4 हमारी क्या आ जाएगी, अब तो हम इजीली बोल सकते हैं कि टर्म 4 तो हमारी टर्म नंबर 2 का और टर्म नंबर 3 का एडिशन है। टर्म नंबर 2 क्या हो जाएगी, टर्म नंबर 2 हमारे पास में 1 दी हुई है, और टर्म नंबर 3 हमारे पास में क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो इन दोनों का एडिशन टर्म नंबर 4 हमारी 3 आ गई। तो अब टर्म नंबर 10 निकालनी है, तो आप इजीली मुझे क्या बोलोगे कि टर्म नंबर 10 क्या हो जाएगी, टर्म नंबर 8 का और टर्म नंबर 9 का एडिशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे यही चल रहा है कि कोई भी टर्म, मान लो मेरे को टर्म नंबर 3 निकालनी है, तो टर्म नंबर 3 इस टर्म नंबर 2 जो कि इसकी जस्ट पिछली टर्म है, और ये जो टर्म नंबर 1 है, इन दोनों का एडिशन बन रही है। और यहाँ पे यही हो रहा है, टर्म नंबर 3 हमारी टर्म नंबर 1 का और टर्म नंबर 2 का एडिशन बन रही है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा nth फिबोनाची नंबर है या nth टर्म है, वो क्या बन रही होगी, मेरी टर्म अपनी पिछली वाली टर्म का जो कि n-1 है, और पिछले के पिछली वाली टर्म का एडिशन बन रही है। तो देखो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला ले आए हैं हम यहाँ पे nth फिबोनाची नंबर का, मतलब फिबोनाची नंबर की nth टर्म निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहाँ पे ले आए हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है ना, हमें n=5 फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है। अब nth फिबोनाची नंबर हमें अब पता चल ही चुका है क्या होती है, अपनी पिछली टर्म और पिछले के पिछले वाली टर्म का एडिशन। और देखो हमें टर्म नंबर 5 निकालनी है, तो टर्म नंबर 5 निकालने के लिए हमें किस किस टर्म की ज़रूरत है, हमें एक तो फोर्थ टर्म की ज़रूरत है और एक हमें थर्ड टर्म की ज़रूरत है। अब वही टर्म नंबर 4 निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, वापस से थर्ड टर्म की ज़रूरत है और टर्म नंबर 2 की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ टर्म नंबर 3 निकालने के लिए, मुझे टर्म नंबर 2 चाहिए और क्या चाहिए, टर्म नंबर 1 चाहिए। फिर इधर बोलूँ तो टर्म नंबर 2 निकालने के लिए मुझे टर्म नंबर 1 चाहिए और टर्म नंबर 0 चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा एक, मतलब कि देखो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें कौन कौन सी सारी टर्म्स चाहिए वो हमने यहाँ पे देखा। टर्म नंबर 5 को नहीं पता है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो टर्म नंबर 4 के पास पूछने गया कि टर्म नंबर 4 मुझे बताओ तुम क्या हो, क्योंकि टर्म नंबर 5 को कैलकुलेट होने के लिए 4 की ज़रूरत थी। तो टर्म नंबर 4 ने बोला कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें टर्म नंबर 3 चाहिए।
अब टर्म नंबर 3 के पास गया टर्म नंबर 4, तो 3 ने भी बोला कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें टर्म नंबर 2 चाहिए, और टर्म नंबर 2 ने भी बोला कि मुझे कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें टर्म नंबर 1 चाहिए। और क्योंकि हमें टर्म नंबर 1 ऑलरेडी नोन होती है, तो टर्म नंबर 1 ने बोला कि टर्म नंबर 2 मैं तुम्हें अपनी वैल्यू 1 दे सकता हूँ, पर टर्म नंबर 2 को अभी भी ज़रूरत है। टर्म नंबर 2 को 0th टर्म की ज़रूरत है, तो टर्म नंबर 0 से जाके पूछा टर्म नंबर 2 ने, तो 0 ने उसको क्या बोला, 0 ने बोला कि टर्म नंबर 2 मुझे मेरी वैल्यू पता है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी वैल्यू 0 दे सकता हूँ। तो अब टर्म नंबर 2 क्या बन गई मेरी, टर्म नंबर 2 मेरी यहाँ पे बन गई टर्म 1 प्लस टर्म 0, जो कि होती है हमारी 1 प्लस 0 1। तो टर्म नंबर 2 ने टर्म नंबर 3 को जाके बोला कि मेरी वैल्यू तुम 1 रख सकते हो 3। अब 3 को टर्म नंबर 1 की ज़रूरत है, तो उसने किससे जाके बात की, टर्म नंबर 3 ने जाके बात की टर्म नंबर 1 से। तो टर्म नंबर 1 को अपनी वैल्यू ऑलरेडी पता थी, उसने 3 को जाके अपनी वैल्यू 1 दे दी। तो टर्म नंबर 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, टर्म नंबर 3 की वैल्यू हो गई टर्म नंबर 2 प्लस टर्म नंबर 1 की वैल्यू। तो टर्म नंबर 2 हमारे पास में 1 था और टर्म नंबर 1 हमारे पास 1 था। तो अब 3 ने 4 को क्या वैल्यू दे दी, 3 ने 4 को वैल्यू दे दी 2 यहाँ पे। अब 4 ने बोला कि मुझे कैलकुलेट होने के लिए टर्म नंबर 2 की भी ज़रूरत है। टर्म नंबर 2 को अपनी वैल्यू अभी तक पता नहीं चली है, इस टर्म नंबर 2 को अपनी वैल्यू नहीं पता है, तो ये क्या करेगा, ये वापस से जाएगा, ये वापस से किसके पास जाएगा, ये वापस से जाएगा टर्म नंबर 1 के पास में और टर्म नंबर 0 के पास में। किसके पास जाएगा, टर्म नंबर 1 के पास में और टर्म नंबर 0 के पास में। तो वही चीज़ होगी, टर्म नंबर 1 वापस से इसको क्या ला के दे देगा, टर्म नंबर 1 इसको ला के दे देगा यहाँ पे 1, और टर्म नंबर 0 इसको यहाँ पे 0 ला के दे देगा। तो टर्म 2 4 को क्या दे देगा, टर्म 2 4 को 1 ला के दे देगा। अब हमारी टर्म 4 क्या हो जाएगी, टर्म 4 हमारी हो जाएगी टर्म नंबर 3 का एडिशन और टर्म नंबर 2 का एडिशन। टर्म नंबर 3 हमारे पास में क्या आई है, कैलकुलेट होके 2 आई है, और टर्म नंबर 2 क्या आई है हमारे पास में 1 आई है। तो ये 5 को क्या पकड़ा देगा, ये 5 को 3 पकड़ा देगा यहाँ पे। अब टर्म नंबर 4 हमारे पास में कैलकुलेट होके आ चुकी है। अब वही बातें हम वापस से टर्म नंबर 3 के लिए करेंगे, क्योंकि 5 को 3 की ज़रूरत है। तो वापस से ये जो टर्म नंबर 3 क्या होगा, ये टर्म नंबर 3 वापस से टर्म नंबर 2 को जाके पूछेगा, फिर टर्म नंबर 2 टर्म नंबर 1 को और टर्म नंबर 0 को जाके बोलेगा। फिर उसके बाद में इन सभी की वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद में ये जो टर्म नंबर 3 है वो अपनी वैल्यू 5 को देगा, जो कि क्या होती है 2 होती है, और इसी तरीके से जो हमारी T5 है वो 8 आ जाएगी। तो अगर हम इसका रिकर्शन ट्री देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि टर्म नंबर 5 ने जाके पूछा टर्म नंबर 4 को और टर्म नंबर 3 को, फिर इसी तरीके से टर्म नंबर 4 की वैल्यू कैलकुलेट हुई, फिर यहाँ से टर्म नंबर 3 की वैल्यू कैलकुलेट हुई, टर्म 2 की वैल्यू कैलकुलेट हुई, और 1 और 0 की तो ऑलरेडी नोन थी। तो ये इसका रिकर्शन ट्री है। अब यहाँ पे हमने डीपी नहीं लगाई है, अभी तक हमने कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं लगाई है। तो बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाए हम कोड को यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोड ये होता है कि अगर हमारे n इक्वल टू 0 है तो हमें उसकी वैल्यू पहले से ही पता होती है, और हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे कि n इक्वल टू 0 की वैल्यू तो 0 होती है। अगर n इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न 1 कर देंगे, और अगर ना ही n इक्वल टू 1 है ना ही n इक्वल टू 0 है तो हम लोग यहाँ पे एक आंसर कैलकुलेट करके लेके आते हैं। हम लोग यहाँ पे एक आंसर कैलकुलेट करके लेके आएंगे और वही चीज़ें करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो nth फिबोनाची फंक्शन है, ये जो nth फिबोनाची नंबर फंक्शन है, इसको हम कॉल करेंगे फॉर n-1, ताकि वो n-1 की वैल्यू कैलकुलेट। देखो फिबोनाची नंबर क्या होता है, एक पिछली और पिछले के पिछले वाली टर्म का एडिशन। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक पिछली और पिछले के पिछले वाली टर्म्स की वैल्यूज़ को इवेल्युएट करके उनका
एडिशन करके इस आंसर में स्टोर करा रहे हैं, और जब हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे। तो देखिए इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। आंसर भी हमारे पास में सही आ रहा है, पर देखो यहाँ पे हमारे 3 ही टेस्ट केस पास हुए और बाकी रन टाइम एरर आ गया। हमारा ये जो कोड है पूरा का पूरा, ये टाइम में बहुत ज़्यादा ले रहा है इन सारी वैल्यूज़ को इवेल्युएट करने के लिए। मैं बताती हूँ कैसे। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं लगा रखी है, तो जब हम टर्म नंबर 5 को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो टर्म नंबर 5 को हमारी ज़रूरत है टर्म नंबर 4 की और टर्म नंबर 3 की। अब टर्म नंबर 4 को भी हमारी किसकी ज़रूरत है, टर्म नंबर 3 की और टर्म नंबर 2 की। तो अब यहाँ पे एक ही वैल्यू जो टर्म नंबर 3 है वो हम 2 जगह कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एक बार हम इस टर्म नंबर 3 को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरी बार हम इस टर्म नंबर 3 को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और यही काम हमारा पता है दूसरी कॉल्स के लिए भी हो रहा है, टर्म 2 के लिए भी हो रहा है, टर्म 1 के लिए भी हो रहा है। तो यहाँ पे बार बार हम एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेके बताऊँ ना, तो मान लो हमें टर्म नंबर 53 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो टर्म नंबर 53 के लिए मैं क्या करूँगी, मैं टर्म नंबर 52 को लेके आऊँगी कैलकुलेट करके, और फिर टर्म नंबर 51 को कैलकुलेट करके लेके आऊँगी। अब मुझे टर्म नंबर 52 चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, टर्म नंबर 51 को कैलकुलेट करूँगी और टर्म नंबर 50 को कैलकुलेट करूँगी। अब मुझे यहाँ पे टर्म नंबर 51 चाहिए, तो मैं यहाँ पे टर्म नंबर 50 को कैलकुलेट करूँगी और टर्म नंबर 49 को कैलकुलेट करूँगी। तो इसी तरीके से ये ट्री आगे चलता जाएगा और सेम कैलकुलेशंस यहाँ पे भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम कितनी बार एक ही एक टर्म को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो हम टर्म नंबर 51 को यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वापस से यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही टर्म नंबर 50 को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे टर्म नंबर 49 को, तो हम टर्म नंबर 49 को वापस इस टर्म नंबर 50 के लिए कैलकुलेट करेंगे और इस टर्म नंबर 50 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी वजह से जब हमने डीपी नहीं लगाई थी तो उस कोड में इतना टाइम लग गया था, क्योंकि हम हर बार नीचे जा रहे हैं और एक प्रॉब्लम को कैलकुलेट करके वापस से आ रहे हैं और उस सेम प्रॉब्लम को दूसरी बार वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम डीपी लगाएंगे। अब देखो डीपी क्या होती है, डीपी होती है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट वे में, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ हम डीपी का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब समझाती हूँ। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही है हमारी। ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही है ना कैलकुलेशन में, जैसे टर्म नंबर 51 हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं दोबारा से, यहाँ पे टर्म नंबर 50 कर रहे हैं, फिर टर्म नंबर 49 करेंगे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कहलाती है। तो इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना टीएलई लाए इफेक्टिवली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब डीपी सॉल्व करने की 2 अप्रोचेज होती है। एक तो देखो मैं मेमोआइजेशन लगा सकती हूँ और दूसरा मैं टेबुलेशन लगा सकती हूँ। अब मेमोआइजेशन और टेबुलेशन बहुत ही मुश्किल से शब्द है, तो इनको हम सॉल्व करके पता लगाते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मेमोआइजेशन की बात करती हूँ मैं यहाँ पे। इसको हम दूसरा टॉप डाउन भी कहते हैं। अब टॉप डाउन क्यों कहते हैं, मेमोआइजेशन क्या होता है, देखते हैं। अब हमने क्या किया था पिछली बार में, हमने टर्म नंबर 5 के लिए कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से हमारा 5th फिबोनाची नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे भी हम कैलकुलेट तो 5th फिबोनाची नंबर ही करेंगे, पर इस बार हम मेमोआइजेशन लगा के करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रिपीट होगी उसको स्टोर करा लेंगे। तो हमने क्या किया, एक एरे लिया यहाँ पे, या फिर हम कोई और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। हम लोग एरे लेंगे, पर यहाँ पे अभी मैंने एरे का साइज रखा n+1। n+1 साइज क्यों रखा, क्योंकि हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है और हमारी जो
एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से n-1 तक होती है। अब क्योंकि मुझे nth निकालना है तो मुझे इंडेक्स कहाँ तक चाहिए होगी, 0 से n चाहिए होगी, इसलिए मैंने साइज n+1 रखा। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बना। अब यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं, तो हमें टर्म नंबर 0 जो कि 0 होती है और टर्म नंबर 1 जो कि 1 होती है ऑलरेडी पता होती है फिबोनाची सीक्वेंस में। तो टर्म नंबर 0 को तो मैंने इस एरे में टर्म नंबर 0 की वैल्यू को मैंने स्टोर करा दिया 0 और 1 की वैल्यू को मैंने 1 स्टोर करा दिया और बाकी सब की वैल्यू को मैंने -1 रख दिया। -1 इसलिए रखा कि इनिशियली हम लोग इन सारे टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करके लाए, इसलिए मैंने -1 रखा। अब देखो हमें यहाँ पे टर्म नंबर 5 को कैलकुलेट करना है, तो टर्म नंबर 5 के लिए हम किसके पास गए, टर्म नंबर 5 को कैलकुलेट करने के लिए हम टर्म नंबर 4 के पास गए। अब हमने एरे में जाके पूछा कि क्या टर्म नंबर 4 तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो एरे ने बोला कि अवेलेबल तो है पर टर्म नंबर 4 की वैल्यू -1 पड़ी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टर्म नंबर 4 की वैल्यू हमारे एरे में -1 पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म नंबर 3 के पास जाएंगे। अब 3 ने एरे से जाके पूछा कि क्या तुम्हारे पास में मेरी सही वैल्यू पड़ी हुई है, तो 3 ने बोला कि नहीं मेरे पास भी -1 पड़ी हुई है। तो टर्म नंबर 3 ने टर्म नंबर 2 से जाके पूछा, तो टर्म नंबर 2 ने भी एरे में जाके अपनी वैल्यू को देखा तो इसकी भी -1 पड़ी हुई थी। तो 2 ने क्या किया, 2 ने 1 से जाके पूछा। अब 1 ने एरे से पूछा कि क्या मेरी सही वैल्यू एरे तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तो एरे ने बोला कि हाँ मेरे पास तुम्हारी सही वैल्यू 1 पड़ी हुई है। तो 1 ने 2 को जाके क्या बोल दिया, 1 ने 2 को जाके बोल दिया कि मेरी वैल्यू 1 है तुम रख लो। अब टर्म नंबर 2 को 0 की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो 0 ने भी एरे से जाके पूछा और एरे में 0 की सही वैल्यू पड़ी हुई थी, तो 0 ने 2 को क्या बोल दिया कि मेरी सही वैल्यू 0 रखी हुई तुम रख लो। यहाँ पे टर्म नंबर 2 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में टर्म नंबर 2 जो हो जाएगा वो हमारे पास में 0 + 1 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एरे में अपडेट करा दी टर्म नंबर 2 की वैल्यू, क्या करा दी हमने, -1 से इसको +1 करवा दिया और 3 को जाके दे दी 2 ने अपनी वैल्यू जो कि 1 हो जाएगी। अब 3 को 1 की ज़रूरत थी तो उसने 1 से जाके पूछा, तो 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो टर्म नंबर 1 ने 3 को अपनी क्या वैल्यू दे दी, 1 दे दी। अब 3 की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 2 हो गई, तो हमने एरे में 3 की वैल्यू को भी क्या कर दिया, 3 की सही वैल्यू को अपडेट करा दिया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं और फिर एरे में स्टोर कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो अब टर्म नंबर 3 ने अपनी क्या वैल्यू दे दी, 4 को 2 दे दी। अब 4 को किसकी ज़रूरत है, टर्म नंबर 2 की वैल्यू की ज़रूरत है। 2 ने जाके एरे से पूछा कि क्या अब तुम्हारे पास में मेरी सही वैल्यू पड़ी हुई है, तो बोला, एरे ने बोला कि हाँ मेरे पास 1 जो वैल्यू है टर्म नंबर 2 की वो सही पड़ी हुई है। तो इसने क्या हुआ, अब ये आगे कैलकुलेट नहीं हुआ, यहाँ से ही उसने अपनी वैल्यू क्या दे दी, यहाँ से उसने अपनी वैल्यू टर्म नंबर 4 को 1 दे दी। अब टर्म नंबर 4 क्या हो जाएगी, 2 + 1, तो हमने इसकी वैल्यू को अपडेट करा के क्या कर दिया, टर्म नंबर 4 की वैल्यू को अपडेट करा के हमने 3 कर दिया यहाँ पे, और 5 को हमने 4 की वैल्यू क्या दे दी, 3 दे दी। अब 5 को पर ज़रूरत है टर्म नंबर 3 की वैल्यू की भी, तो वो टर्म नंबर 3 के पास गया। 3 ने क्या किया, 3 ने एरे से जाके पूछा, एरे से जाके पूछा तो एरे को मिल गई 3 की वैल्यू जो कि 2 पड़ी हुई थी, और उसने एरे से निकाल के दे दी कि लो तुम मेरी वैल्यू तो ले लो 2। अब देखो यहाँ पे 3 हमने दोबारा से कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 3 हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड पड़ा हुआ था, और टर्म नंबर 5 की वैल्यू इस तरीके से क्या आ गई, हमारे पास में 5 आ गई और हमने एरे में अपडेट भी करा दिया और हमारा आंसर भी आ गया T5 = 5। कितना इजीली मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का मतलब क्या, आप अपनी प्रॉब्लम को कहीं पे स्टोर कर रहे हो, प्रॉब्लम को आप स्टोर कर रहे हो किसी डेटा स्ट्रक्चर में। क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें बार बार किसी प्रॉब्लम को कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए स्टोर कर रहे हो। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि मेमोराइजेशन को हम टॉप डाउन कहते हैं। मेमोराइजेशन को हम टॉप डाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम टॉप ऑफ द हायरार्की से चलते हैं, मतलब हम 5 की वैल्यू को ढूंढने के लिए 4
फिर 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 और 0 पे जाते हैं। तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए मेमोराइजेशन को हम टॉप डाउन कहते हैं। तो मेमोराइजेशन क्या होता है? प्रॉब्लम्स को या फिर कॉल्स को स्टोर करा लेना और फिर उस स्टोर्ड वैल्यू से उनकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना, स्टोर्ड वैल्यू से जो आउटपुट है उसको लेके आना। तो इजी है, ये कोड देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर लूँगी लॉन्ग इंटीजर, क्योंकि लॉन्ग इंट का इसलिए लिया क्योंकि जो n है वो हमारा लॉन्ग इंट का दे रखा है। एक डीपी बना ली मैंने और उसका साइज़ n+1 दे दिया और -1 से इनिशलाइज करा दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को 0th टर्म पता होती है तो मैंने 0th टर्म को 0 ले लिया और जो फर्स्ट टर्म होती है वो भी मेरे को पता होती है, जिसको मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक फन फंक्शन कॉल करूँगी, और उस फंक्शन को मैं क्या दे दूँगी, मेरे को क्या लेके आना है, n लेके आना है, और जिसमें मैं अपनी प्रॉब्लम जो कैलकुलेटेड होगी उनको स्टोर कराऊंगी, उसको दे दिया। और जो भी ये फंक्शन मुझे लाके देगा मैंने उसको यहाँ पे रिटर्न करा दिया। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इंट मॉड 1e9+7 भी बना लेती हूँ, क्योंकि हमें क्या प्रॉब्लम में दे रखा है कि हमें आंसर को मॉड्यूलस करके भेजना है 1e9+7 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लॉन्ग इंट फन बना लूँगी और उसमें क्या दे दूँगी, मेरे पैरामीटर्स जो भी पास कर रखे मैंने इस फंक्शन को वो दे देती हूँ यहाँ पे लॉन्ग इंट n वेक्टर लॉन्ग इंट रेफरेंस dp, ये दे दूँगी मैं। अब अगर मेरे जो वैल्यू जो मेरे को कैलकुलेट करनी है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हुई, मतलब वो -1 के इक्वल नहीं हुई, हमने ऑलरेडी उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सिंपली उस वैल्यू को भेज देंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है, हम इसके लिए आगे नहीं देखेंगे कुछ भी। पर हमारी वो वैल्यू अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को स्टोर कराएंगे हम डीपी में। अब क्योंकि हम उस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं तो हमें उस वैल्यू की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही फन फंक्शन कॉल करेंगे उसकी पिछली वैल्यू के लिए और पिछली वैल्यू के लिए यहाँ पे हम फन फंक्शन कॉल करेंगे। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो भी वैल्यूज़ ये फंक्शन कैलकुलेट करके लेके आएंगे ना, इनका मैं मॉड्यूलस करा देती हूँ, इनको मैं मॉड करा देती हूँ मॉड के साथ में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है ना, तो रेंज के बाहर भी जा सकती है इंटीजर, लॉन्ग इंट की रेंज के बाहर। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मॉड करा देंगे। और हो सकता है कि इन दोनों ही वैल्यूज़ का एडिशन भी बहुत ज़्यादा आ जाए, तो हम इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड करा देंगे। और फाइनली जो भी हमारी n की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। देखिए, ये हमारा इतना सिंपल सा कोड है nth फिबोनाची नंबर का। अब हम आगे देखते हैं कि हम टेबुलेशन से इस प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो टेबुलेशन जैसे नाम सजेस्ट कर रही है, नाम सजेस्ट करती है कि हमें हाँ टेबल तो बनानी ही होगी। तो हाँ, हम लोग सही हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल बनानी होगी और टेबल्स में हम प्रॉब्लम्स को स्टोर करेंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे उन प्रॉब्लम को हम टेबल्स में स्टोर करेंगे। अब इसको हम बॉटम अप भी कहते हैं। बॉटम अप क्यों कहते हैं, देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, वही सेम एक डेटा स्ट्रक्चर लिया। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक एरे ले लिया ARR, और उसका साइज़ मैंने क्या ले लिया, n+1 ले लिया। n+1 इसलिए लिया क्योंकि मुझे nth फिबोनाची नंबर निकाल के लेके आना है, इसलिए मैं एरे के साइज़ को n+1 ले लूँगी। तो मान लो मेरे को टर्म नंबर 5 निकाल के लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एरे ले लूँगी और इस एरे में मेरे को टर्म नंबर 0 की वैल्यू तो पहले से पता होती है, तो मैं उसको ऑलरेडी रख दूँगी जो कि 0 होती है, और टर्म नंबर 1 की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है जो मैं रख दूँगी। अब जो टर्म नंबर n है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट मैं कैसे करती हूँ, टर्म नंबर n-1 की हेल्प से और टर्म नंबर n-2 की हेल्प से। तो मेरे को यहाँ पे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, टर्म नंबर 2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी,
टर्म नंबर 2 माइनस 1 1 और टर्म नंबर 2 माइनस 2 0 के एडिशन से। तो देखो टर्म नंबर 2 ने किसको देखा, पीछे टर्म नंबर 1 को देखा और टर्म नंबर 0 को देखा। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, टर्म नंबर 1 1 होती है हमारे पास में और टर्म नंबर 0 0 होती है। तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास में 1 आ गया और हमने एरे में टर्म नंबर 2 की वैल्यू को क्या स्टोर करा दिया, 1 स्टोर करा दिया। अब 3 किसके पास जाके देखेगा, 3 हमारा जाके देखेगा टर्म नंबर 2 के पास में और टर्म नंबर 1 के पास में। तो 3 गया हमारे किसके पास में, टर्म नंबर 2 के पास में और टर्म नंबर 1 के पास में। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 1 2 हो गई। इसी तरीके से 4 किसके पास गया, 4 गया हमारा टर्म नंबर 3 के पास में और टर्म नंबर 2 के पास में। और यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। और ये ही हमारा जो 5 है वो टर्म नंबर 4 के पास में गया और टर्म नंबर 3 के पास में गया। तो इन दोनों का एडिशन करवा के टर्म नंबर 5 की वैल्यू हमारी 5 हो गई और ये ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो टैबुलेशन में तुमने क्या किया, टैबुलेशन में तुमने एक टेबल बनाई, देखो तुमने एक टेबल बनाई और उस टेबल में अपनी प्रॉब्लम्स को स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम O ऑफ n जा रहे हैं, बिल्कुल O ऑफ n जा रहे हैं और इजीली हमारी जो भी इनपुट, डिज़ायर्ड इनपुट के लिए जो डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो टैबुलेशन अप्रोच होती है वो बॉटम अप होती है। बॉटम अप इसलिए होती है क्योंकि देखो हम सबसे बॉटम से मानी 0 से चलकर अप जा रहे हैं, 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं, इसीलिए ये जो अप्रोच होती है ये बॉटम अप अप्रोच होती है। तो आइए हम इसके कोड को भी देख लेते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेक्टर बनाया और अपनी टर्म नंबर 0 जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है वो स्टोर करा ली और टर्म नंबर 1 जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 1 उसको यहाँ पे हमने स्टोर करा ली। अब हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल लूप चलाया, हमने यहाँ पे एक सिंपल लूप चलाया i इक्वल टू 2 से ले हमने लूप चलाया है यहाँ पे। और अब हमने dp ऑफ i में, क्योंकि ith वैल्यू ही हमें लेके आनी है, तो dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 और इसको हमने मॉड करा दिया क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। और dp ऑफ i माइनस 2 इसका हमने मॉड करा दिया मॉड से, ठीक है। और इस पूरे का, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो बहुत बड़ा आ सकता है ना, तो हमने इसको मॉड करा दिया मॉड से, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो भी आंसर आया, जो कि ऑब्वियसली n में ही आएगा, उसको हमने यहाँ पे मॉड करा के रिटर्न कर दिया। तो ये जो सिंपल सा कोड था ये हमारा टैबुलेशन का कोड है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि हमने डीपी लगा के कितना ईजीली, इतनी बड़े प्रॉब्लम के लिए या फिर बड़े इनपुट के लिए ईजीली ON स्पेस में फेबोनाची, ON स्पेस में और ON कॉम्प्लेक्सिटी में फेबोनाची नंबर को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।